नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा फिजिक्स क्लासेस में। आज ये है मेरा स्केलर वेक्टर का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ कंडीशन पे। जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया r रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये r हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और a हो गया a का मैग्नीट्यूड, b हो गया वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, 2ab cos थीटा होता है, थीटा हो गया वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, कुछ कंडीशन टेक कर लिया। पहला कंडीशन है कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो, है ना। यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तब r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab cos थीटा होगा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दिए। ठीक है, तो ये जो है आया रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जो होगा आर मैक्सिमम होगा और ए प्लस बी होगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आया आर का वैल्यू ए प्लस बी, ये थीटा 0 डिग्री पे है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर। अगर जैसे मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि एक ये बॉडी है, इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है F2 इस डायरेक्शन में, है ना। एक दूसरा बॉडी है वो भी लग रहा है उसी डायरेक्शन में जिधर F2 लग रहा है। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल हो गया ना, यहाँ पे थीटा, ये थीटा हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम सीधा कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट वैल्यू फोर्स का रिजल्टेंट वैल्यू निकलेगा, सिंपली उसको हम ऐड कर देंगे। तो F1 प्लस F2 कर दिए, तो F1 का वैल्यू हो गया 12 और F1 का वैल्यू हो गया 10, तो ये हो गया 22 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या किए कि थीटा का वैल्यू 90 रख लिए, तो आर का जो वैल्यू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा के जगह पर कितना रखेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ से ये अपना आया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने एक फोटो बनाया है, उसमें एक वेक्टर ये हो गया आपका F1, एक दूसरा वेक्टर हो गया F2, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो F1 का वैल्यू हम लोग पहले ही मान चुके थे 12 न्यूटन, और 10 न्यूटन हो गया F2 का वैल्यू। तो ये हो गया 144 और ये हो गया 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया 15.6 न्यूटन। 15.6 न्यूटन आया ये नेट वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू, जब दो फोर्स परपेंडिकुलर लगेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या किए कि थीटा का वैल्यू हम 180 टेक कर लिए, है ना। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 180 पुट किए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 180 का वैल्यू कितना होता है, cos 180 का वैल्यू -1 होता है। तो इस तरह से हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, रूट हटा स्क्वायर हट गया, तो ये माइनस बी हो गया। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, उसका मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए एक फोर्स हो गया इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, बीच में एंगल कितना बन गया 180। तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालने के लिए या रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपली दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ गया, 2 न्यूटन आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर मान लेते हैं कोई यहाँ पे कोई फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स है वो F1 है, और F1 का मैग्नीट्यूड कितना है 12 न्यूटन, और F2 का मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दोनों फोर्स का वो 22 न्यूटन हो जाएगा, और मिनिमम जो होगा वो कितना होगा 2 न्यूटन होगा। तो 2 न्यूटन इसका मिनिमम वैल्यू हो गया और 22 न्यूटन इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो इस फोर्स का जो रेंज होगा वो 2 न्यूटन से लेकर 22 न्यूटन तक होगा। उसके बीच में फोर्स की कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, जैसे 3 न्यूटन भी पॉसिबल है, 4 न्यूटन भी पॉसिबल है, 6 न्यूटन भी पॉसिबल है, 10 न्यूटन भी पॉसिबल है ना, 20 न्यूटन भी पॉसिबल है, 21 न्यूटन भी पॉसिबल है, 22 न्यूटन पॉसिबल है, लेकिन 23 न्यूटन पॉसिबल नहीं है। ये दोनों फोर्स कुछ भी कर ले, मिनिमम फोर्स कितना बना पाएंगे 2 न्यूटन, और मैक्सिमम कितना बना पाएंगे 22 न्यूटन, है ना। और इसके बीच में कोई भी फोर्स की वैल्यू हो सकती है, बस वो अपने एंगल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यदि जैसे वो एंगल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और जैसे जैसे एंगल को कम करेंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है रिजल्टेंट का वैल्यू? थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना। तो थीटा का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो फोर्स की वैल्यू यानी रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। और जैसे 180 पे करेंगे, दोनों को अपोजिट कर दिए, देखिए 180 पे हो गया तो हमको फोर्स की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, है ना। तो वहीं वो मिनिमम वैल्यू हो गया 2 न्यूटन और मैक्सिमम हो गया 22 न्यूटन। तो यही अब लिखे हैं रेंज ऑफ नेट फोर्स 2 न्यूटन के बराबर हो सकता है। 2 न्यूटन से फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 2 न्यूटन से ज़्यादा हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन 22 न्यूटन के से छोटा हो सकती है और बराबर हो सकती है ना, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू R है एंड वेक्टर P का मैग्नीट्यूड बराबर है Q के मैग्नीट्यूड के, बराबर है R के मैग्नीट्यूड के। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q। तो वेक्टर P और Q के बीच का एंगल निकालिए, है ना। तो सबसे पहले जो गिवन है ना उसको हम लिख दिए यहाँ पे, है ना। सोल्यूशन गिवन दैट जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे हम। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू R है, और दूसरा चीज़ दिया हुआ है कि वेक्टर P का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर Q के मैग्नीट्यूड के, बराबर है वेक्टर R के मैग्नीट्यूड के, है ना। तो कह रहा है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, यानी वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का एंगल क्या होगा, अर्थात हमको क्या निकालना है? थीटा निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इस इन्फॉर्मेशन से हम कुछ नहीं कर सकते। इससे सिर्फ हम एक ट्रेंगल बना सकते हैं और उस ट्रेंगल में बता सकते हैं कि ये वेक्टर P और वेक्टर Q का जो रिजल्टेंट है ना वो R है। तो जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ से हम ट्रेंगल बनाएंगे तो ये हो गया वेक्टर P और ये हो गया वेक्टर Q और ये हो जाएगा वेक्टर R, है ना। तो R क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, और ये R बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा। तो इसके सहायता से हम सिर्फ और सिर्फ पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अब क्या किए हम कि यहाँ पे हम जानते हैं कि वी नो दैट R बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा होता है। ये तो फार्मूला ही है, इसको तो एकदम दिमाग में हमेशा रखना है। तो R इक्वल टू हो गया, A की जगह पर क्या लिख देंगे? P स्क्वायर, B की जगह पर Q स्क्वायर, 2PQ cos थीटा हो जाएगा। R स्क्वायर ये हो जाएगा P स्क्वायर, ये हो जाएगा Q स्क्वायर, और ये हो गया 2PQ cos थीटा। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए ना, तो रूट हट गया इस साइड से, तो R स्क्वायर इक्वल टू हो गया। अब देखिए P का वैल्यू कितना है? देखिए R के बराबर है, तो यहाँ पे R रख दिए। Q का वैल्यू किसके बराबर है? R के बराबर है, तो यहाँ पे R का स्क्वायर कर दिए, है ना। Q की जगह पर R पुट कर दिए, 2P की जगह पर हो गया R, Q की जगह पर भी हो गया R cos थीटा, है ना। सब आपस में, तीनों आपस में बराबर है, इसलिए ऐसा किए हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे R स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर cos थीटा, है ना। इसको सॉल्व किए तो इतना आया। अब यहाँ से देखिए इसको इधर कर दिया तो माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर cos थीटा हो गया। अब यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया? माइनस R स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। तो cos थीटा इज इक्वल टू, इस पूरे को हम लिख सकते हैं cos 120। तो इसलिए थीटा कितना हो गया? 120 हो गया, है ना। यहाँ से थीटा कंपेयर करके लिख दिए 120 आंसर। अब इसका फिगर कैसे बनेगा? तो इसका फिगर देखिए ऐसे बनेगा, ये हो गया वेक्टर A, ये हो गया वेक्टर B और ये हो गया वेक्टर R, और इसके बीच का एंगल कितना हो गया? 120। तो अब देखिए ये जो हमने फिगर बनाया था ना शुरू में, ये फिगर गलत है ना। एग्जैक्ट फिगर ये हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120। और देखिए ऐसे भी देखिए तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है? इक्वल है। देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होता है। ठीक है, हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू R एंड वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू R, वेक्टर P का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर R के मैग्नीट्यूड के, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। तो उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पे जो गिवन है ना उसको लिख देंगे। तो क्या दिया हुआ है? वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का वैल्यू दिया हुआ है, लिख दिए वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू R। तो इसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इसके सहायता से क्या कर सकते हैं? सिर्फ इसके सहायता से हम ट्रायंगल बना सकते हैं, है ना। मेन रूल होता है ना वो इसका होता है, यही आपका मदद करेगा थीटा का वैल्यू निकालने में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वेक्टर P का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड और इज इक्वल टू वेक्टर R के मैग्नीट्यूड के हैं। तो फिर वैसे लिखेंगे, वी नो दैट
आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ए के जगह पर हो गया पी का स्क्वायर, बी के जगह पर क्यू का स्क्वायर, है ना, और 2p की कॉस थीटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर कौन कौन है, p और q है ना, इसलिए यहाँ पे रख दिए, a के जगह पर p, b के जगह पर q रख दिए। अब ये आर स्क्वायर स्क्वायर का दिया, रूट हट गया, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कॉस थीटा। अब देखिए आर स्क्वायर की जगह पर क्या रखते हैं, देखो आर स्क्वायर की जगह पे वेक्टर p या प्लस वेक्टर q रख दिए, देखिए वेक्टर p प्लस वेक्टर q रख दिए, है ना। तो देखिए अच्छा ऐसा लिखा हुआ है ना, जैसे मान लो कि ये जो ऐसा लिखा है ना, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और वेक्टर सॉरी p का मैग्नीट्यूड वेक्टर q का मैग्नीट्यूड बराबर r लिख सकते हैं, है ना। यही चीज़ है, ऐसे लिखे तो या फिर ऐसे लिखे तो बात एक ही है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या किए कि इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कॉस थीटा, और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, पी स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू 2pq बचा। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 2pq अपॉन 2pq, दोनों कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब बताइए कि ये कॉस थीटा में किसका वैल्यू होता है, तो 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 के जगह पर cos 0 रख दिए इतना पूरा, तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। ये आंसर हो गया इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन एम करीम के बुक से लिया गया है। तो इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इजकल टू r एंड वेक्टर p स्क्वायर प्लस वेक्टर q स्क्वायर इजकल टू r स्क्वायर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q। तो इसमें फिर क्या हुआ कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q इजकल टू r दिया है, तो जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। अगर सही से आप लिख लिए जो दिया हुआ है क्या निकालना है, अगर आप सही से लिख लिए तो आधा क्वेश्चन बन जाता है फिजिक्स का। उसके बाद तो ये सिंपल मैथ बन जाता है। तो वेक्टर p प्लस वेक्टर q इजकल टू r है, तो वेक्टर p स्क्वायर प्लस वेक्टर q स्क्वायर इजकल टू r स्क्वायर, ये दिया हुआ है लिख दिए। फिर वही फार्मूला वी नो दैट r बराबर रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b कॉस थीटा लिख दिए। अब देखिए a के जगह पर p स्क्वायर हो गया, b के जगह पर q हो गया, q स्क्वायर हो गया प्लस 2pq कॉस थीटा हो गया। अब देखिए स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, तो ये हो गया आर स्क्वायर, रूट हट गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। देखिए चूंकि क्यों रख दिया यहाँ पे आर स्क्वायर, चूंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना है, आर स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों के जगह पर इकट्ठे एक साथ आर स्क्वायर रख दिए। तो ये हो गया 2pq कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, और ये हो गया 2pq कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 0 अपॉन 2pq, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ गई। तो कॉस थीटा 0 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है, इसलिए 0 के जगह पे कॉस 90 लिख दिए, तो थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। अब देखिए इसका फिगर कैसे बन जाएगा, ये एक वेक्टर हो गया p, एक वेक्टर हो जाएगा q, बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, और ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको लिखेंगे r से, r बराबर p प्लस q। ठीक है, ये आंसर का इसका आंसर हो गया। अब देखिए अगर दिया गया लिखा हुआ है इफ द ऑर्डर ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स आर सेम एंड मेक ए क्लोज लूप देन देयर सम ऑफ ऑल वेक्टर विल बी 0। अगर दिया गया 2 या 2 से अधिक वेक्टर है, ठीक है, और उनका ऑर्डर सेम हो और वो क्लोज लूप बनाए, तो उन सभी वेक्टरों का जो सम होता है ना वो 0 हो जाता है। जैसे देखिए एक ये वेक्टर हो गया a, एक वेक्टर हो गया b और एक वेक्टर हो गया c। देखिए तीनों का ऑर्डर सेम है, एक ही ऑर्डर में है तीनों, है ना, ये एक ही ऑर्डर में है तीनों, और तीनों मिलके जो है ना क्लोज लूप बना रहा है ना, क्लोज लूप बना रहा है, ये क्लोज लूप बना रहा है, ठीक है, ये क्लोज लूप बना रहा है। तो ये क्लोज लूप बना रहा है ना, तो इस केस में क्या होगा कि तीनों वेक्टर का जो सम होगा, ये तीनों वेक्टर का जो सम होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, तीनों वेक्टर का सम 0 हो जाएगा। अब देखिए इस केस में हम क्या कर सकते हैं, किसी एक को भी रिजल्टेंट वेक्टर बना सकते हैं, है ना। तो जैसे देखिए a प्लस बी को एक साथ रख दिए और c को क्या किए, बराबर के उधर कर दिए, दूसरे साइड कर दिए तो माइनस c हो गया। अब बताइए कि इसमें रिजल्टेंट कौन बन गया, माइनस c वेक्टर रिजल्टेंट बन गया, ठीक है। अब देखिए अब फिर इसका फिगर कैसे बन जाएगा, ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, है ना। अब ये देखिए ये सी वेक्टर था ना, तो माइनस सी वेक्टर किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए सिमिलरली ए प्लस सी को एक साथ रखें, बी को उधर कर दिए, तो अब रिजल्टेंट कौन बन गया इसमें, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर रिजल्टेंट बन गया। अब फिगर इसका चेंज हो जाएगा, ये हो गया वेक्टर बी ए, और बी माइनस बी वेक्टर किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, है ना। देखिए बी ऊपर की तरफ है,
तो अब बी नीचे की तरफ हो जाएगा, माइनस बी नीचे की तरफ हो जाएगा, और ये वेक्टर सी हो गया। तो देखिए ये दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर अपोजिट है, तो इसलिए ये क्या बन गया, रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, है ना। उसी तरह इसमें देखिए बी प्लस सी को एक साथ रख दिए, ए को दूसरी तरफ कर दिए, तो माइनस ए वेक्टर बन गया। तो माइनस ए वेक्टर क्या बन गया, अब रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। तो अब ए जो इधर था, अब इसका डायरेक्शन इधर कर देंगे, माइनस से बना देंगे, है ना। ए हो गया वेक्टर बी, ए हो गया सी। तो देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर अपोजिट है, इसलिए माइनस ए वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। अब इसमें भी देखिए ये हो गया वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी और वेक्टर डी, तीनों का चारों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर दिया गया दो या दो से अधिक वेक्टर का ऑर्डर सेम रहेगा और वो क्लोज लूप बनाएंगे, ये क्लोज लूप बनाएंगे, तो उनका सम क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी का देखेंगे।